बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो है। इसमें पहला चैप्टर है सामाजिक संरचना। आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर सारी चीज़ें बेसिक पढ़ी हैं, सामाजिक संरचना भी आपने पढ़ा है, परंतु यहाँ पर हम सेकेंड ईयर में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सामाजिक संरचना इसका मतलब होता है कि समाज का बाहरी स्वरूप, बाहरी ढांचा, और समाज के अंदर जो अनेक इकाइयाँ होती हैं वो इकाइयाँ अलग अलग तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, परंतु एक निश्चित तरीके से जुड़ी होती हैं और आपस में अंतःक्रिया करती हैं। इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर रह करके और समाज को सुचारू रूप से चलाती हैं। पर जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हम केवल बाहरी स्वरूप की ही बात करते हैं। इस प्रकार से समाज के बाहरी स्वरूप की बात करते हैं, अर्थात हम ढांचे की बात करते हैं। अगर हम ये कहें कि एक पेड़ है और पेड़ के अंदर हमें टहनी भी दिखाई देती हैं, उसकी ब्रांचेस, उसकी पत्तियाँ, उसका जड़, उसकी तने, फूल, फल, ये सभी हमें दिखाई देता है। हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक पेड़ है। परंतु पेड़ के अंदर ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं ये सभी एक व्यवस्थित तरीके से पेड़ पर लगी होती हैं। तो ये सारी इसकी इकाइयाँ हैं और ये इकाइयाँ निश्चित क्रम में ही काम करती हैं। उसी तरह से अगर हम एक उदाहरण और लें कि एक मकान है, आप सभी को मकान दिखाई देते हैं। अब वो मकान हमने कह दिया, उसको अगर हम सामाजिक संरचना से तुलना करें तो मकान एक ढांचा है। जिस प्रकार से समाज एक ढांचा है उसी प्रकार से मकान भी एक ढांचा है। अब इस मकान को हमने केवल बाहरी रूप से देखा है, परंतु जब मकान का निर्माण किया गया तब उसके अंदर लोहे की रॉड भी डली, सीमेंट, पत्थर, चूना आदि बहुत सारी चीज़ों के साथ में मिलकर के और मकान का निर्माण होता है। अगर ये ढेर ऐसे ही पड़े रहें तो मकान का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। हर इकाई को व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है, लगाया जाता है, तभी हमें मकान का निर्माण दिखाई देता है। यही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक संरचना के अंदर समाज का जो बाहरी ढांचा है उस बाहरी ढांचे के अलावा आंतरिक जो इकाइयाँ हैं, जैसे समिति, समुदाय, धर्म, जाति, विवाह, परिवार, व्यावसायिक संगठन, ये सारी इकाइयाँ मिलकर के और समाज के ढांचे का निर्माण करती हैं जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देती। ये जितनी इकाइयाँ हैं ये समाज में व्यवस्थित तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हमने देखा कि मकान बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और कब हमें ईंट लगानी है, कब हमें सीमेंट लगाना है, कब हमें लोहे की रॉड लगानी है, ये सब हमें पहले से पता होता है। वो व्यवस्थित रूप से अगर लगाए जाते हैं तो मकान का निर्माण हो जाता है। सेम इसी तरह से इसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से समाज के अंतर्गत जुड़ी हुई होती हैं और ये अपने प्रतिमान, अपने पैटर्न के अनुसार काम करती हैं। इन सब में एक अंतः संबंध पाया जाता है। तो ये सामाजिक संरचना का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इसके बाद में आता है सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना
एक प्रकार से जैसे भौतिक वस्तुएं अपना निश्चित आकार लिए हुए होती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना भी अपना एक निश्चित आकार लिए हुए होती है। अभी तक हमने देखा कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो इकाइयाँ आती हैं वो इकाइयाँ अपने अपने व्यवस्थित रूप से कार्य करती हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सबसे पहले सामाजिक संरचना के शब्द का प्रयोग किसने किया होगा? तो सामाजिक संरचना के शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अब इसकी सामाजिक संरचना की विशेषताएं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक संरचना में समाज का जो बाहरी स्वरूप हमको दिखाई देता है, उसके अंदर कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, परंतु जब हम देखते हैं तो उसका केवल हमको बाहरी स्वरूप या बाहरी ढांचा ही हमको दिखाई देता है। सामाजिक संरचना एक परमानेंट व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आज है और सामाजिक संरचना कुछ सालों बाद या कुछ दिनों के बाद में ख़त्म हो जाएगी। ये एक परमानेंट सिस्टम है जो हमेशा चलता रहता है। प्राचीन समय में भी सामाजिक संरचना थी, आज भी सामाजिक संरचना है और आगे भी सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर बना रहेगा। सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना में अंतः संबंध, इंटरेक्शन पाए जाते हैं। उसके बिना इकाइयाँ आपस में कार्य नहीं कर सकती हैं। परिवार के अंदर जो सदस्य होते हैं उनमें भी इंटरेक्शन पाया जाता है, परिवार से बाहर पड़ोस में इंटरेक्शन पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी समाज में संगठन पाए जाते हैं, समितियां पाई जाती हैं, परिवार अन्य दूसरे पाए जाते हैं, समितियां पाई जाती हैं, समुदाय हैं, सभी इन सब में भी इंटरेक्शन, अंतः संबंध होना आवश्यक होता है। इन अंतः संबंधों के कारण ही या इन इकाइयों में अंतः संबंध होने के कारण ही समाज की सामाजिक संरचना हमें व्यवस्थित रूप से चलती हुई दिखाई देती है। सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर में एक क्रमबद्धता रहती है, एक सीक्वेंस रहता है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सोशल स्ट्रक्चर काम करता है। अर्थात मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर में हर इकाई का एक निश्चित काम होता है। आँख का काम देखना होता है, हाथों का काम वजन उठाना होता है, कान का काम सुनना होता है, नाक का सूंघना होता है। ये सारे अलग अलग कार्य शरीर के अंदर हमें करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक संरचना में भी हमें अलग अलग इकाइयाँ जो होती हैं वो अलग अलग कार्य करते हुए हमको दिखाई देती हैं। ये एक स्थायी अवधारणा है, परमानेंट कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सोशल स्ट्रक्चर बदलता रहता है। ये जरूर है, परिवर्तन अवश्य होते हैं, परंतु परिवर्तन उनकी अंदर हो जाते हैं। वो जो नाम है समिति, समुदाय, संस्था, परिवार, ये सब परमानेंट अवधारणा है। ये एक स्थायी अवधारणा के रूप में हमेशा रहेंगे, केवल उसके सदस्य परिवर्तित होते रहेंगे। सामाजिक संरचना एक अमूर्त होती है। क्यों अमूर्त होती है? क्योंकि इसके जो नियम हैं, इसकी जो संस्था है, इसके जो प्रतिमान हैं, वो सब अमूर्त होते हैं। उसके कारण हमें ये सामाजिक संरचना अमूर्त दिखाई देती है। सामाजिक संरचना में अनेक क्लासेस होती हैं, सब क्लास होती हैं। जैसे जाति है तो जाति के अंदर अनेक जातियों में लोग बटे हुए हैं, वर्ग है तो वर्गों में बटे हुए हैं, धर्म है तो अनेक धर्मों में बटे हुए हैं, परिवार है तो अनेक परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, एकाकी परिवार हैं। इस प्रकार से इसकी सब क्लासेस भी होती हैं। सामाजिक संरचना पर स्थानीय परिस्थिति का, लोकल एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। जिस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति निवास करता है, जहाँ पर कि परिवार हैं, जहाँ पर कि संस्थाएं हैं, जहाँ पर कि समितियाँ हैं, जहाँ पर कि समुदाय हैं, उनके चारों तरफ के वातावरण का
सामाजिक संरचना पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक निश्चित पद और स्थान होता है। जब हम सामाजिक संरचना को या हम उसके ढांचे को बाहरी स्वरूप को देखते हैं और ये सारी इसकी इकाइयां हमें दिखाई देती हैं, अनेक इकाइयां इसके अंदर होती हैं। वे सारी इकाइयों के एक निश्चित पद होते हैं और उन पद पर रहकर के व्यक्ति काम करता है। कोई व्यक्ति व्यवसायिक संगठन में काम करता है, कोई मैनेजर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, कोई कलेक्टर है। ये सारी इकाइयाँ उन संस्थाओं में काम करती हैं और ये संस्थाएं अंतः संबंधों पर निर्भर करती हैं और इनके आपस में कार्य करने से समाज का स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना हमें गतिमान दिखाई देती है। सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसी ही परिस्थितियां रहेंगी। अगर समाज में संगठन है तो कुछ लोगों की मांग भी होगी और उस मांग के लिए आंदोलन भी होगा, संघर्ष भी होगा, तो हमें विघटन भी दिखाई देता है। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, संगठन और विघटन। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो सोशल प्रोसेस होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सामाजिक इकाइयों में एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना के अंतर्गत जितनी इकाइयाँ आती हैं वो काम करती हैं और इनको काम करने के लिए आवश्यकता ये होती है कि आपस में सहयोग करें, आपस में एकीकरण हो, व्यवस्थापन हो, कॉपरेशन हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी समाज में सामाजिक संरचना की जितनी इकाइयां हैं वो सब एक प्रोसेस में काम करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में सामाजिक संरचना के स्तर, लेवल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रकार्यात्मक उपप्रणाली और संरचनात्मक उपप्रणाली, फंक्शनल सबसिस्टम और स्ट्रक्चरल सबसिस्टम। समाज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ता है और जब वो अपनी समस्याओं को, अपने तनाव को दूर करने की कोशिश करता है तभी जाकर के उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जब उसके जो तनाव हैं, जो संघर्ष हैं, उन सबको यदि वो डिसॉल्व करेगा, उसको ख़त्म करेगा, तभी उस समाज के अंदर एकीकरण उत्पन्न होता है। अब समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि समाज के तनाव को दूर करने की कोशिश करती हैं। जैसे हम देखते हैं शिक्षण संस्थाएं हैं, परिवार हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सब मनोरंजन के हैं, ये सब परिवार के तनाव को भी दूर करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, समाज के अंदर आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थव्यवस्था के द्वारा होती हैं। उसमें हम हमारी जितने भी वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं हम उनको खरीदते हैं समितियों, समुदायों के माध्यम से। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल हो जो कि संसद में पेश कराना हो, तब भी दबाव समूह बनाया जाता है और संसद में उस बिल को भी पेश कराया जाता है। तो ये जो प्रकार्यात्मक उपप्रणाली होती हैं, फंक्शनल सबसिस्टम होता है, ये समाज के फायदे के लिए ही काम करते हैं। उनके अंदर जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निवारण इसके माध्यम से किया जाता है। इसके बाद आता है संरचनात्मक उपप्रणाली, स्ट्रक्चरल सबसिस्टम। यह प्रणाली समाज में मूर्त प्रणाली होती है। इसके अंतर्गत नातेदारी, गोत्र, वंश आते हैं। नातेदारी आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। परिवार के अंदर एक सदस्य के चारों तरफ अनेक नातेदारियाँ घूमती रहती है। एक व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का मामा है, किसी का ससुर है, किसी का मौसा है, किसी का जीजा है। ये सारी जो नातेदारियाँ होती हैं वो एक व्यक्ति के चारों तरफ घूमती रहती हैं। गोत्र और वंश, कुल, किस कुल के अंदर जन्म लिया है, कौन से गोत्र का व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें भी इसी सब स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर हमको दिखाई देती। इसके अतिरिक्त मूर्त व्यवस्था के अंदर शिक्षा भी होती है। सामाजिक संरचना के स्तर के बाद में है सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप, प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पार्सन्स ने 4 प्रकार के सामाजिक मूल्य बताए हैं। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य,
यूनिवर्सल सोशल वैल्यूज़, इसका मतलब ये होता है कि जो पूरे के पूरे विश्व में, पूरे समाजों में, सभी जगह पर समान रूप से पाए जाते हैं। सत्य बोलना, दया करना, किसी को सताना नहीं, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना, ये सार्वभौमिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर है स्पेसिफिक वैल्यूज़, जो कि किसी जाति या धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो जाति के आधार पर बनाए जाते हैं, जो धर्म के आधार पर बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में कुछ विशिष्ट वैल्यूज़ हैं, मुस्लिमों में अलग हैं, ईसाइयों में अलग हैं, सिखों में अलग हैं। वो स्पेसिफिक जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं वो अलग अलग जाति धर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर है अर्जित अचीवमेंट, जो व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। व्यक्ति मान लीजिए कि कलेक्टर बनना है तो उसने यूपीएससी की तैयारी की, डिप्टी कलेक्टर पीएससी की तैयारी की, प्रोफेसर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब वो अर्जित करता है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। और जब वो प्रयास करता है तो वो जो सोशल सामाजिक वैल्यूज़ होते हैं, जहाँ पर कि उसको पद प्राप्त हुआ है, वहाँ के नियमों का उसको पालन करना होता है। फिर आता है प्रदत्त, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो कि स्वयं जिसने जहाँ पर जन्म लिया है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अधिक अमीर परिवार में जन्म लिया है, किसी ने गरीब परिवार में जन्म लिया है, तो ये उसको जन्म से ही प्राप्त है। तो ये प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो जहाँ जन्म लेता है वही उसकी प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहलाते हैं।